गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स की क्लास में अपना टॉपिक फर्स्ट चल रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आंतरिक व्यापार के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ, आंतरिक व्यापार का अर्थ कि किसे कहते हैं, साथ में अपन ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और जो नए अर्थशास्त्री हैं उन दोनों में ये मतभेद था कि आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों एक ही है, जबकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ये कहते थे कि आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों में अंतर पाया जाता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अलग सिद्धांत की आवश्यकता महसूस की गई है। जबकि ऑलिन अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आंतरिक व्यापार में अंतर है, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है, इसलिए इसमें पृथक सिद्धांत की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती है। इन दोनों ही अर्थशास्त्रियों, चाहे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हो चाहे आधुनिक अर्थशास्त्री हो, इन दोनों ही अर्थशास्त्रियों के विचारों में मतभेद था। उस मतभेद को देखते हुए हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आंतरिक व्यापार में तुलना करी थी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आंतरिक व्यापार में क्या अंतर पाया जाता है। सबसे पहले अपन ने आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समानताएं देखी कि दोनों में क्या क्या समानताएं हैं, और उसके बाद अपन ने असमानताओं के बारे में, यानी दोनों में क्या क्या अंतर पाया जाता है, इसके बारे में अध्ययन किया। तुलना में समानताओं और असमानताओं को देखते हुए जब अपन ने बात की कि समानताएं तो कम और असमानताएं ज्यादा है, तो इस बात को महसूस किया गया कि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अध्ययन के लिए अलग सिद्धांत की आवश्यकता वाक्य में पड़ती है। इस चीज से अपन ने स्पष्ट किया। अब अगर बात करते हैं अपन कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो किया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ क्या क्या होते हैं, क्योंकि कोई भी जो व्यापार किया जाता है वो लाभ को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इसलिए आज अपन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में अध्ययन करेंगे विस्तृत रूप में। इसमें लाभ भी जो है दो प्रकार के पाए जाते हैं, या दो प्रकार के लाभ होते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। इसको दो भागों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहला आपका होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आर्थिक लाभ, और सेकंड होगा आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से गैर आर्थिक लाभ। आर्थिक लाभों के अंतर्गत जिससे आय में वृद्धि हो रही है, उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो रही है, रोजगार में वृद्धि हो रही है, ये सारी चीजें आपकी आर्थिक लाभ के अंतर्गत आएंगे। बात करते हैं अब गैर आर्थिक लाभ की। गैर आर्थिक लाभों में वह लाभ आएंगे जिससे आय में तो कोई वृद्धि नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से और दूसरी चीजों में वृद्धि होती है, जो कि गैर आर्थिक लाभों के अंतर्गत आते हैं। आज हम इन्हीं का ही विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। तो आप सबसे पहले ये टॉपिक डालिए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ वाला टॉपिक करने के लिए अपन भी एक इंडेक्स बनाएंगे, ये एक तालिका बनाएंगे, एक सारणी बनाएंगे, जिसमें आपको भी एग्जाम में बिल्कुल वैसे ही सारणी देनी होगी, जिससे आप जब वर्णन करोगे इसका, जब बड़ा क्वेश्चन आता है आपके, तो कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, और साथ में सारणी देने से एक अलग ही बच्चे का पता चलता है कि बच्चे को सब कुछ आता है। तो अपन भी आज इंडेक्स बनाएंगे और उसी इंडेक्स को आपको भी बनाना है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ, इसको अपने को दो भागों में डिवाइड करना है। इधर हो जाएगा आपका एक, जो कि आर्थिक लाभ के अंतर्गत आ जाएगा, आर्थिक लाभ, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या क्या आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं, और बी हो जाएगा आपका गैर आर्थिक लाभ, गैर आर्थिक लाभ। इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभों को मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया है, आर्थिक लाभ और गैर आर्थिक लाभ। सबसे पहले अपन आर्थिक लाभों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला आपका जो पॉइंट आएगा वो आएगा श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण। ऐसे नंबर वाइज डालो, श्रम विभाजन
विशिष्टीकरण। इन सबका वर्णन अपन बड़े रूप में करेंगे। सबसे पहले अपन जो है पॉइंट डालेंगे जिसमें आपको ऐसे ही एग्जाम में बनाना है, सम विभाजन तथा विशिष्टीकरण से लाभ। सेकंड हो जाएगा आपका प्राकृतिक संसाधन। जो भी देश के पास प्राकृतिक संसाधन है, इन संसाधनों का पूर्ण उपयोग होता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका रोजगार सृजन एवं आय में वृद्धि। रोजगार सृजन एवं आय में वृद्धि। जब अपन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो रोजगार में भी वृद्धि होती है, और जब रोजगार बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर आय में भी वृद्धि होगी। ये आपका थर्ड पॉइंट है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अनेक वस्तुओं की उपलब्धता। उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अनेक वस्तुओं की उपलब्धता। क्योंकि जब अपन हमारे यहाँ पर कोई माल बनाते हैं, दूसरे देशों से भी माल मंगा रहे हैं, तो जो वस्तु की कम कीमत होगी उपभोक्ता उसी वस्तु को लेगा, और साथ में उसके पास चुनाव भी रहता है कि वो कौन सी वस्तु ले जिससे उसकी संतुष्टि भी बढ़ जाए या संतुष्टि भी उसे प्राप्त हो जाए, और साथ में वो कीमत भी कम दे सके। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने से उसके पास चॉइस यानी वो चुनाव कर सकता है कि उसे कौन सी वस्तु लेनी चाहिए ताकि उसकी संतुष्टि भी पूरी हो जाए और उसका पैसा भी कम से कम खर्च हो। नेक्स्ट बात करते हैं अपन औद्योगिक विकास। फिफ्थ पॉइंट है आपका औद्योगिक विकास। इसको भी फिफ्थ पॉइंट में आप डालो, नोट करो इसको। इसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे जो कि होगा बाजार का विस्तार। बाजार का विस्तार ये भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आर्थिक लाभों के अंतर्गत आता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है तो बाजारों में किस प्रकार से मांग भी बढ़ती है, और बाजारों में किस प्रकार से वस्तु की मांग बढ़ने के कारण विस्तार बढ़ेगा। बड़े पैमाने की विक्रेता। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बड़े पैमाने की मित व्ययिताएं, कि जब बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है तो लागत कम आती है, और लागत कम आएगी तो प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। ये आपके 7 पॉइंट है, इनको आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अपन आगे के पॉइंट्स देखेंगे। सेवन पॉइंट के बाद आपका 8 पॉइंट है उत्पादन तकनीक में सुधार। उत्पादन तकनीक में सुधार। ये भी आपका आर्थिक लाभों के अंतर्गत आएगा। इसके बाद आएगा आपका एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण। एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो कोई भी
नहीं ले पाता है। तो एकाधिकारी प्रवृत्तियों में अपन यही पढ़ेंगे। इसके बाद वाली बात करते हैं अपन आर्थिक संकट काल में सहायता। आर्थिक संकट काल में सहायता, यह आपका 10 पॉइंट आता है जो कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आर्थिक लाभों के अंतर्गत आएगा कि जब कोई देश संकट की स्थिति में आ जाता है तो दूसरा देश उसकी सहायता भी कर सकता है, क्योंकि जब अपन व्यापारिक संपर्क उससे रखते हैं तो कई बार उससे हमारे राजनीतिक संबंध, उससे हमारे सामाजिक संबंध और उससे हमारे और भी बहुत सारे अच्छे संबंध बन जाते हैं, जिससे हम कभी जब संकट की स्थिति में आए तो हम उससे सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मूल्यों में समानता। नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यों में समानता। इसके अंतर्गत वस्तुओं की कीमतें, ऐसा नहीं है कि किसी वस्तु की कीमत बहुत ज्यादा है और उसी वस्तु की कीमत कहीं पर कम है, ऐसा नहीं होता है। जब एक ही प्रकार की वस्तुएं बन रही होती है तो उसकी कीमतों में ज्यादा अंतर नहीं होता है, कीमत में थोड़ा बहुत ही अंतर पाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स की बात करते हैं अपन, इसमें बहुत सारी वेरायटियां आती है, कोका कोला भी ले लो, थम्स अप भी ले लो, लिम्का भी ले लो, स्प्राइट्स भी ले लो, ड्यू भी ले लो। इनकी कीमतों में आप देखना ज्यादा विशेष अंतर नहीं होता है, 1 रुपये 2 रुपये का ही अंतर पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल 100 रुपये की आ रही है तो दूसरी 75 रुपीज की आ रही है, उतनी ही वेट की या उतनी ही लीटर की। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब किया जाता है तो मूल्य में भी समानता रहती है, इससे उपभोक्ताओं का शोषण या मनमाना शोषण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन विदेशी मुद्रा का अर्जन। विदेशी मुद्रा का अर्जन कि जब हम किसी भी वस्तु का निर्यात करते हैं तो उसके बदले में हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, और जब हमें कोई वस्तु का आयात करना होता है तो हम उस विदेशी मुद्रा के द्वारा उसका भुगतान कर सकते हैं। ये इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अनुसंधान तथा विकास में प्रगति। अनुसंधान तथा विकास में प्रगति, यह आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया जाता है तो दूसरे देश की देखा देखी हम भी नए नए अनुसंधान करते हैं, नए नए डेवलपमेंट यानी विकास करते हैं, ताकि हमारी वस्तु भी उस विदेशी वस्तु की जैसी कम लागत पर अच्छी बन सके, जिससे हम भी मार्केट में बने रह सके। इस प्रकार के आपके नेक्स्ट पॉइंट है। इन पॉइंट्स का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर लो। बात करते हैं आगे, कंटिन्यू ये आर्थिक लाभों के अंतर्गत ही कच्चे माल की उपलब्धता। 14 पॉइंट है आपका कच्चे माल की उपलब्धता भी इसी के अंतर्गत आएगा कि जब हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं, मान लो हमारे पास प्राकृतिक साधन पर्याप्त मात्रा में है लेकिन कच्चा माल नहीं है, तो हम कच्चा माल जहां से दूसरे देश से अगर कच्चा माल आसानी से सस्ता आ रहा है, कम कीमत पर आ रहा है, तो हम दूसरे देश से कच्चा माल लाकर निर्मित करके उसे बना भी सकते हैं और बनाकर उसको दूसरे देश को निर्यात भी कर सकते हैं, और अपने देश में तो उस वस्तु की पूर्ति होगी ही होगी। तो कच्चे माल के अभाव में या कच्चा माल जब नहीं होता है तो कोई भी वस्तु निर्मित नहीं की जा सकती है। तो हमारे पास कितने भी प्राकृतिक साधन हो, जब तक हमें कच्चा माल नहीं मिलेगा, जब तक हमारे पास कच्चा माल नहीं होगा, हम किसी भी वस्तु का उत्पादन करने में असमर्थ रहेंगे। नेक्स्ट बात आती है लास्ट, प्रबंध एवं व्यापारिक कौशल का विकास। प्रबंध एवं व्यापारिक कौशल का
विकास। ये आपके आर्थिक लाभ हो गए जो कि 15 पॉइंट्स हैं। इनका अपन पूरा वर्णन कर पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इन पॉइंट्स को उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। आर्थिक लाभों के बाद बात करते हैं अपन गैर आर्थिक लाभ की कि ये तो आय से संबंधित लाभ थे जिसमें ये सारे लाभों का वर्णन किया जाएगा। लाभ आर्थिक हो चाहे गैर आर्थिक हो, दोनों ही प्रकार के लाभों से देश का विकास होना निश्चित है और खुद का तो विकास होगा ही होगा, साथ में जिस देश के साथ अपन व्यापार कर रहे हैं उसके विकास की संभावनाएं भी पूरी बनती है। तो गैर आर्थिक लाभों के अंतर्गत अपना सबसे पहला पॉइंट होगा शिक्षाप्रद महत्व। शिक्षाप्रद महत्व यानी कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति जो है बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, पढ़ने में बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसी सुविधाएं नहीं है जिससे वो अपनी पूरी योग्यता का, अपने पूरे कौशल का जो है पूरा यूज कर सके, पूरा उपयोग कर सके। इसके लिए अगर उसे विदेशों में जाना पड़े तो जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो वस्तुओं और सेवाओं के रूप में तो वस्तुएं आती है, हम वहां जाकर अपनी योग्यता का पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं। इस प्रकार शिक्षाप्रद महत्व के अंतर्गत गैर आर्थिक लाभों में ये आता है। नेक्स्ट बात करते हैं सभ्यता का विकास। सभ्यता का विकास, जब हम किसी दूसरे देशों से व्यापार करते हैं तो उसके देश में जो भी चीजें हमें अच्छी लगती है, जो हमारे यहाँ पर कमी है, हमारे देश के अंदर कमी है, हम उन चीजों को अपनाकर अपनी सभ्यता का विकास भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा एकता की स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा एकता की स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा एकता की स्थापना, ये आपका गैर आर्थिक लाभों में लास्ट पॉइंट था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इनका जो है पूरा अपन वर्णन पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आर्थिक लाभ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आर्थिक लाभ या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ। बात करते हैं अपन फर्स्ट पॉइंट की, जिसमें आपका पहला पॉइंट था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आर्थिक लाभ, जिसमें आप फर्स्ट पॉइंट डालेंगे श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण से लाभ। फर्स्ट पॉइंट होगा आपका श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण से लाभ। श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण से लाभ। इसके अंतर्गत क्या होता है? श्रम विभाजन, एक देश के भीतर, एक देश के अंदर श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण के कारण यदि हम श्रम विभाजन की टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं, यानी श्रम विभाजन को अपनाते हैं और साथ में विशिष्टीकरण को अपनाते हैं, तो लागत में क्या आएगी? कमी आएगी। लागत में तो आएगी कमी और उत्पादन में क्या होगी? वृद्धि होगी। उत्पादन में वृद्धि होती है। सबसे पहले इस बात को समझिए आप कि श्रम विभाजन किसे कहते हैं। श्रम विभाजन का मतलब होता है जो व्यक्ति, जो साधन जिस काम में कुशल होता है, अगर उसको वही काम दिया जाता है तो उत्पादन में निश्चित तौर पर वृद्धि होती है। दूसरी बात करते हैं अपन विशिष्टीकरण की। विशिष्टीकरण का मतलब होता है हमारे यहाँ पर प्राकृतिक साधन जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, साथ में कच्चा माल भी पर्याप्त मात्रा में है, और जिस
ज्यादा है। और लागत में जब कमी आएगी तो उत्पादन में वृद्धि होती है। इस प्रकार हम श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के द्वारा या श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण से यूज करके, उनका उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो चाहे राष्ट्रीय व्यापार हो, आंतरिक व्यापार हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, इन दोनों में इन दोनों चीजों का यूज करके अपन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और हमें उसी वस्तु का निर्यात करना चाहिए जिसमें हम विशेषता या विशिष्टीकरण हमें प्राप्त हो, क्योंकि हमारे देश की उस वस्तु की कीमत कम होगी, यानी लागत कम होगी, तभी तो कीमत कम होगी। और जब कीमत कम होगी तभी हम दूसरे देशों की प्रतिस्पर्धा के सामने टिक सकते हैं। अगर हमारे देश की वस्तु की कीमत कम नहीं है, उसकी लागत कम नहीं है, और तो दूसरे देश के सामने हम उस प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाएंगे और हमारी वस्तु जो है बिना बिके ही रह जाएगी। तो सबसे पहला आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो व्यापार करने की जो टेक्निक अपनाई जाती है वो श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण के आधार पर ही अपनाई जाती है। इससे उत्पादन में वृद्धि होगी, लागत में कमी आएगी, और जब उत्पादन में वृद्धि होती है तो हमारे देश के लोगों को तो रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, साथ में हमारे निर्यात में भी वृद्धि होगी। और जब हमारे निर्यात में वृद्धि होगी और वस्तु की मांग बढ़ेगी, और वस्तु की मांग बढ़ेगी तो हमारे रोजगार में और ज्यादा वृद्धि होगी, और रोजगार में वृद्धि होने पर आय का बढ़ना निश्चित है। इस प्रकार हम उसी वस्तु का उत्पादन करके विशिष्टीकरण प्राप्त करके उसका निर्यात करें और उस वस्तु का आयात करें जिसकी लागत हमारे यहाँ पर क्या रही है, ज्यादा आ रही है, जिसकी लागत ज्यादा आती है, हमें उसका आयात करना चाहिए, ना कि उस वस्तु को हमें यहाँ बनाना चाहिए। अगर हम उस वस्तु को यहाँ पर बनाते हैं तो क्या होगा, अगर उस वस्तु को हमारे यहाँ पर बनाएंगे तो हमारे वस्तु की लागत तो ज्यादा आएगी और लागत ज्यादा आने पर कीमत में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, कीमत में वृद्धि होती है। इस प्रकार हमें अपने साधन उस वस्तु पर ना लगाकर उस वस्तु पर लगाने चाहिए जिसमें हमें विशिष्टीकरण प्राप्त है। यह आता आपका श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण से लाभ के अंतर्गत। कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति किसी भी काम में, जिस काम में वो कुशल होता है, उसको वही काम दिया जाना चाहिए जिससे उत्पादन भी बढ़े और लागत में भी कमी आए। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा और बता सकती हूँ। जैसे कि दो आदमी हैं, ए और बी, इसके पास एक मशीन है, इसके पास भी एक मशीन है। ए व्यक्ति कुशल है और बी व्यक्ति क्या है, अकुशल है उस मशीन को चलाने में या उस काम को करने में। इसको 10 केजी कच्चा माल दिया है, 10 केजी कच्चा माल दिया है, इसको भी 10 किलो या 10 केजी कच्चा माल दिया है। इस मशीन का यूज करके और 10 किलो कच्चा माल का यूज करके, जो कि ए व्यक्ति है जो कि कुशल है और जो बी व्यक्ति है वो अकुशल है, उसको भी वही मशीन और 10 किलो कच्चा माल दिया है। इसका यूज करके उसने 10 घंटे में 100 जोड़ी जूतों का उत्पादन किया है। क्या किया है, 100 जोड़ी जूतों का उत्पादन किया है। बात करते हैं अपन बी व्यक्ति की। बी व्यक्ति ने उन्हीं 10 घंटों में जो है 80 जोड़ी जूते बनाए हैं। अब आप बताओ, समय वही, मशीन वही, कच्चा माल वही, सिर्फ व्यक्तियों में अंतर है। ए व्यक्ति जो कि कुशल है, बी व्यक्ति जो कि अकुशल है। तो आप देखो कि उत्पादन में वृद्धि किसमें होगी, इसमें। समय इसमें उससे कम लिया है, यानी 10 घंटे इसने लिए हैं और 10 घंटे उसने लिए। तो जब मशीन चलती है, बिजली भी लगेगी, मेहनत भी होगी, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होगी जिसमें यूज
गया होगा। इस प्रकार श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण से हमारी लागत कैसे आती है, लागत न्यूनतम आती है और उत्पादन में जो है वृद्धि होती है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग। प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग, यह आपके आर्थिक लाभों के अंतर्गत आएगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से देश में उपलब्ध जो भी प्राकृतिक साधन होते हैं उनका पूरा उपयोग किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? अगर हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं करते, अगर हम विदेशी व्यापार नहीं करते और हमारे पास प्राकृतिक साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन हमारे देश में उस वस्तु की मांग क्या है, कम है, और जब उस वस्तु की मांग कम होगी तो हमें प्राकृतिक साधन भी कम काम में लेने पड़ेंगे। इस प्रकार जितने हमारे पास प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में होंगे कम लेने पड़ेंगे। इस प्रकार जितने हमारे पास प्राकृतिक साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगे, मांग की कमी के कारण हम उन प्राकृतिक साधनों का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन जब हमने विदेशी व्यापार करना शुरू किया, जब हमने अंतरराष्ट्रीय देशों से या अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने लगे, तो हमारी वस्तु जब विदेशों में जाने लगी, उसकी क्वालिटी के कारण, उसकी जो है कीमत के कम होने के कारण वो वस्तु की मांग ज्यादा बढ़ने लगी, और ज्यादा बढ़ने लगेगी तो हमारे वस्तु की मांग में क्या हो जाएगी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने से वृद्धि होगी। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने से जब वृद्धि होती है तो हम जो भी प्राकृतिक साधन है उन प्राकृतिक साधनों का पूरा उपयोग करके, प्राकृतिक साधनों का पूरा या पर्याप्त उपयोग करके उत्पादन को मांग के अनुसार बढ़ाकर उसका निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं, जिससे हमारे देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। और जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो हमारे देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी, और जब व्यक्तियों की आय बढ़ेगी तो उपभोग का बढ़ना निश्चित है। उपभोग के साथ साथ बचत का और निवेश का बढ़ना भी निश्चित है। इस प्रकार प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग करने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो है बहुत ही बड़ा योगदान माना जाता है, क्योंकि कोई भी आइटम होता है, कोई भी वस्तु होती है, उसकी मांग के बिना हम उस वस्तु का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करके कीमत को कम नहीं कर सकते। इसलिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार के द्वारा प्राकृतिक साधनों का पूरा उपयोग किया जा सकता है। ये आपके 2 पॉइंट्स थे। नेक्स्ट क्लास में अपन इसी पॉइंट को कंटिन्यू रखते हुए आगे करेंगे। थैंक यू।